जय हिंद दोस्तों। आज मैं शिवलाल पाठक आज शासकीय महाविद्यालय बरही में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी कार्यक्रम किया गया 2 दिवसीय के लिए, जिसमें 9 दिसंबर 2022 से 10 दिसंबर 2022 तक किया जाना है। आज 9 दिसंबर 2022 प्रथम दिवस था राष्ट्रीय संगोष्ठी शोध संगोष्ठी का। तो राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने बहुत अच्छा प्रयास किया शासकीय महाविद्यालय बरही के, जिसमें दूर दूर से रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र, संस्कृत और अपने जबलपुर क्षेत्र के अलग अलग महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं विद्वान जनों की सहभागिता रही, जिसमें उन्होंने अपने अपने मत रखे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पक्ष में उन्होंने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के किस प्रकार लाभ हैं, किस प्रकार उससे कुछ समस्याएं हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि शासकीय महाविद्यालय बरही के प्राचार्य महोदय डॉक्टर R.K. वर्मा सर के द्वारा बताया गया कि जो कि नई शिक्षा नीति के मार्गदर्शन में आज बताया जाता है कि आज जो भी नया होगा, तो उन्होंने बताया कि पुरानी शिक्षा नीति में जब अमरावती जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तो वहाँ ये सारी शिक्षाएं पहले से ही उपलब्ध रही हैं, जिससे रामकृष्ण गुरु नानक जैसे महापुरुष ने यहाँ जन्म लिया है। और यह नई शिक्षा नीति एक ऐसे ही नवीन भारत को जन्म देगी, है ना। तो पहले ही जैसे अच्छे महापुरुष हुआ करते थे, महापुरुष, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसका जब जन्म हुआ तो वह बूढ़ा था। तो आप अचरज में पड़ जाएंगे कि कोई व्यक्ति बूढ़ा कैसे पैदा हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हाँ, एक व्यक्ति बूढ़ा पैदा हुआ था। कारण है वो के अंदर ज्ञान बहुत अधिक था। तो आदमी शरीर से सर के बाल पक जाने से कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो जाता, अपितु उसका ज्ञान बढ़ जाना ही एक महत्वपूर्ण घटना है उसे बूढ़ा बनाने में। यदि एक व्यक्ति भविष्य की सोच लेकर बढ़ता है तो वह जवान है, प्राचार्य महोदय द्वारा कहा गया। या फिर हम कहें कि एक विद्वान जिनकी पढ़ाई का अनुभव हमें बताता है कि हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए। तो उनका कहना था कि जो व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचकर कार्य करता है वह एक जवान है, जबकि जो बीत गया, अतीत में बात करता है, वह एक बूढ़ा है। तो महत्वपूर्ण यह नहीं कि पीछे हमने क्या क्या कर रखा है, महत्वपूर्ण यह है कि आज हम किस दौर में हैं, क्या कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आने वाले समय में हमने कितने मेडल, कितने पुरस्कार और कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आज के समय में हम कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई भी पुरस्कार आपके व्यक्तित्व से बड़ा नहीं है। यदि आपके विचार अच्छे हैं, बड़े हैं, तो इस संसार में आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो आज राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी कार्यक्रम का पहला दिन समाप्त हुआ और अच्छा रहा। इसके बारे में एक छोटा सा फीडबैक हमारा रहेगा कि आज के समय में जो छात्र छात्राएं हैं एवं सभी हमारे युवा साथी हैं, जैसे कि कहा जाता है कि चाइना के जो मज़दूर हैं वे कैसे काम मांगते हैं और भारत के मज़दूर कैसे काम मांगते हैं, उसमें थोड़ी मैं अंतर बताना चाहूँगा, उसमें समझिएगा। सबसे पहला अंतर है, जब चाइना या अन्य देशों के मज़दूर जब काम मांगने जाते हैं तो वह बताते हैं कि मैं अच्छी पेंटिंग कर लेता हूँ, मुझे पेंटिंग का काम आप दे सकते हैं, ऐसा मांगते हैं। मुझसे लिखना आता है, मुझसे टाइपिंग करते आता है, मुझसे बिल्डिंग बनाना आता है। वे अपने हुनर को पहले बताते हैं, उसके बाद तत्पश्चात कार्य मांगते हैं कि उसके अनुसार यदि काम है तो उनसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जबकि जब भारत के मज़दूरों की बात आती है
तो भारत के मजदूरों से जब पूछा जाता है, भारत के मजदूर कार्य तो मांगते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि आप कैसा कार्य कर सकते हैं, तो उनके शब्दों में यही रहता है कि वे बोलते हैं कि साहब कोई भी काम हो, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। कारण यही है कि भारत का विकास रुका हुआ है। भारत के व्यक्ति अपने अंदर की स्किल को नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अनुसार वे उस जगह में लगाएं और उससे अपना पैसा अर्जित करें। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग अच्छा डांस करते हैं, कुछ लोग गीत अच्छा गाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अनावश्यक ऐसे क्षेत्रों में घुसने का प्रयास मत कीजिए जिसमें आप कमज़ोर हैं या फिर आपका उसमें मन नहीं लगता, फिर भी घर वाले बोल रहे हैं कि हमें ये करना है, तो आप वो मत कीजिए। आप वही करिए जो आपके दिमाग में आता है, आपको जो लगता है कि आप उसको करने में खुशी आपको प्रतीत होती है। यदि आप किसी भी कार्य को करने में आपको आनंद, देखिए कुछ भी चीज़, जैसे तैरना अच्छा लगता है लेकिन अभी तक आप पानी में नहीं घुसे हैं, तो तैरना कैसे सीख सकते हैं? तो आपको तैरना सीखना पड़ेगा, उसमें पानी में जाना पड़ेगा, फिर आप तैरेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। डर होता है। एक बात और बोलूँगा कि जैसे माइक में बोलने का, मंच में बोलने का बहुत से छात्र छात्रा या हमारे साथी कहते हैं कि आप मंच में कैसे बोल लेते हो, या फिर कोई जो मंच में आते हैं वे कैसे बिना डरे बोल सकते हैं। तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि जब मैं कक्षा 8वीं 9वीं कक्षा में था, तो सबसे पहले दिन जब मैं मंच में गया तो मेरे पैर, छोटे से ही मैं गीत भाषण में प्रतियोगिताओं में मैं भाग लेता रहता था। तो जब शुरू दिन गया तो मेरे पैर हिल रहे थे, और जैसे कि सबके साथ होता है, जब पहली पहली बार होता है तो सोचते हैं कि कौन कौन खड़ा है, क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा। तो एक बार 8वीं कक्षा में मैं जब गीत गा रहा था तो मैंने गीत गाया। गीत गाने के बाद मुझे 10 रुपये की राशि प्राप्त हुई। कक्षा 8वीं में मुझे पता चला कि 10 रुपये हमें उनके माध्यम से प्राप्त हुआ जो कि एक स्वयं गायक है। हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि यदि इतनी अच्छी हमारे में कला है तो हम उसको और निखारेंगे। जब 9वीं 10वीं कक्षा में पहुँचे तो शासकीय उच्चतर बालक विद्यालय बरही में, तो वहाँ हमारे सर थे। जब वो मंच का संचालन किया करते थे तो बोला करते थे शासकीय उच्चतर बालक माध्यमिक शाला बरही। तो हमें अच्छा लगता था कि हम भी ऐसे मंच में एंकरिंग करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। प्रयास करते थे ऐसा बोलने का, कभी मौका मिलता नहीं था कि मंच में हमें बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो। उसके बाद शायरी भी बीच बीच में बोला करते थे तो वो भी अच्छा लगता था। इसके बाद जब हम महाविद्यालय कॉलेज में पहुँचे तो कॉलेज में पहुँचने के बाद एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर लगा 7 दिनों का। वहाँ माइक मिलता रहता था तो हमने प्रयास किया। कार्य तो करते ही थे, हर क्षेत्र में आगे रहे हैं। छोटे छोटे कार्य होते, कोई किसी को टीबी के बारे में जागरूक करना है, किसी को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है, किसी को मतदान के बारे में जागरूक करना है। यही सब जागरूकताएं होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको पहाड़ नहीं है ना, लेकिन छोटे छोटे कार्यों से आप बड़े हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से हम जब मंच में पहुँचे तो पहले पैर हिला करते थे, पूरा शरीर हिला करता था, लगा करता था सामने कौन बैठा है, क्या होगा हमारा, कोई कुछ डांटेगा तो नहीं। कि हमको लगता था कि हम भी सब बैठे हैं तो हम भी ऐसे बैठे रहे, लेकिन मेरे अंदर ये था कि चलो होगा, जो गलती होगी तो कम से कम बताया जाएगा। तो सौभाग्य रहा कि हमारे जो टीचर रहे हैं कार्यक्रम अधिकारी पवन महलवंशी सर, तो उनके माध्यम से हमें कभी भी उन्होंने हमें हतोत्साहित नहीं किया कि आप क्या बोलते हो, क्यों बोलते हो। तो वो भी खुश रहा करते थे। उन 7 दिनों में हम 7 दिन खड़े होकर बोले हैं और अपनी भावना को हम प्रकट कर दिया करते थे। उसमें किसी प्रकार का ना भाषण बनाते थे, ना गीत बनाते थे। उसमें जो भी हमें अच्छा लगता था अपने जीवन से संबंधित, हम उसमें अपनी बातों को रख दिया करते थे। इसके बाद धीरे धीरे जब आने लगे हमारी बहुत सी कुछ बड़ाई करने लगे कि आप अच्छा बोल लेते हो, माइक में जाते हो। भले ही हमारी बातों से हंसते थे, बहुत से लोग हमको बोलते थे कि आप कितना बोलते हो, कितने लोग आपकी बात पर हंसते हैं। तो मेरा एक उत्तर रहता था कि अच्छी बात है, मेरी बातों पर लोग हंसते हैं। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि रुला देते हैं अपनी बातों से। तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरी वजह से बहुत से लोगों के चेहरे पर हंसी ही आ जाती, भले ही मेरी बात कैसी भी हो। तो ऐसे मैं अपने आप को पॉजिटिविटी में
ला सकता था। बहुत से लोग ये सोचेंगे इसके लिए कि हाँ यार कितने लोग हंसते हैं तो मैं बोलना बंद कर दूँ, तो मेरी आदत नहीं है। मेरे को पता है कि मैं सही हूँ, तो उसमें हमको कोई नहीं कह सकता कि हम गलत हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सही हैं। जब सही हैं तो अपने मार्ग पर हम चलते रहेंगे, क्योंकि आत्मा बता देती है कि आप सही हैं या गलत है। तो इस प्रकार धीरे धीरे महाविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में, जैसे भाषण प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता होती है, उसमें हमसे भाषण में कुछ आए ना आए, कुछ शब्द ही बोलेंगे, भले अपने ही शब्द बोले, लेकिन वहाँ जाकर बोलना ज़रूर है। इस प्रकार हम बोलते रहे और धीरे धीरे हमारी घबराहट ख़त्म हुई। और आपके सामने अभी हम जैसे कि बता रहे हैं, तो यही कारण है कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, केवल मंच में जाते रहे हैं, अपनी बातों को कहते रहे हैं। तो इसी प्रकार आप भी बोलना सीख सकते हैं। कुछ मत करिए, बोलना सीखना चाहते हैं मंच में जाइए, बोलिए। कुछ नहीं बोल सकते, अपना नाम बताइए, अपना गांव बताइए, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, यही सब बातें बताइए। कम से कम अपने आप को खड़े होने के लिए कुछ शब्द निकालिए। जब आप शब्द खोजेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, और लगातार आप बोलते रहेंगे तो जीवन में इससे सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी यदि आते हैं तो उनसे अपनी बातों को उनके सामने आप रख सकते हो, है ना। तो कोई भी अधिकारी हो, उनके भी दो पैर होते हैं, दो कान होते हैं, दो आँखें होती हैं, एक मुंह होता है। हमारे जैसे सब कुछ होता है, कुछ विशेष उसमें रहता नहीं है। इसलिए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि कुछ गलत शब्द का उपयोग भी हो जाता है तो आप अपने आप को माफ़ी मांगकर उस गलती को समाप्त कर सकते हैं। देखिए, गलती करना मानव के उसमें है, ठीक है, मानव गलती करता ही है, वो कितना भी प्रयास क्यों ना करे, लेकिन उस गलती को बार बार करना ये गलत। जो गलती हो गई आपसे, प्रयास करो कि वो गलती दोबारा ना हो। इसीलिए गलती जब भी हो तो अच्छी बात है। आपके कार्य करने में जब तक गलती नहीं होती, मतलब आप कार्य को अच्छे से कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो पढ़ाई शुरू करने के बाद अपन को कुछ समय तक पढ़ते, कुछ समय बाद मन यहाँ वहाँ हो जाता है। तो अपन प्रयास करें कि थोड़ा पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें और जीवन में आगे बढ़े। तो किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं है। जब तक जिंदा हो तब तक लगे रहो। जिस दिन मर जाओगे उस दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। शिवलाल पाठक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। जय हिंद, जय भारत।